मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंदर औद्योगिक भूगोल 6th पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर औद्योगिक भूगोल के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था। अभी औद्योगिक भूगोल कहते किसे हैं, औद्योगिक भूगोल में किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, एक बार थोड़ा सा पुनः डिस्कस कर देता हूँ कि औद्योगिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें औद्योगिक से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उद्योग कहाँ पर स्थापित हो, उद्योग के लिए कहाँ यानी कच्चे माल, बाजार, सस्ते श्रम और कौन कौन से कारक उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक श्रृंखला से क्या तात्पर्य है, या उद्योगों से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, चाहे ऑगस्ट लोज का सिद्धांत हो या वेबर का सिद्धांत हो, उन सिद्धांतों के बारे में, यानी उद्योग कहाँ पर लगे कि यानी उद्योगपति को अधिक से अधिक लाभ हो, उसकी यानी वस्तु का जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण के अंदर वस्तु की कम लागत प्राप्त हो। तो यानी इन सभी से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंदर प्रमुख रूप से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है 2 नंबर का कि औद्योगिक भूगोल से क्या तात्पर्य है या औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है, यानी इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न मूलभूत प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। इनके अलावा आज की जो क्लास है इसमें हम यानी 2-2 नंबर के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आगे अगस्त में होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। तो औद्योगिक भूगोल बेसिकली उद्योग कहाँ पर लगे, औद्योगिक अवस्थिति की कारक, उद्योगों से संबंधित सिद्धांत, जिस भूगोल में हम अध्ययन करेंगे उद्योगों की स्थापना से संबंधित वो भूगोल बेसिकली क्या है, औद्योगिक भूगोल है, जिसमें उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक हों या औद्योगिक अवस्थिति कारक हों या मुख्य रूप से उद्योग कहाँ पर लगे और औद्योगिक संलग्नता क्या है या औद्योगिक विचलनता से क्या तात्पर्य है या परिवहन लागत जैसे कॉन्सेप्टों का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंदर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है। औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है तो बेसिकली हम देखें औद्योगिक प्रदेश या ऐसा कहें कि क्षेत्र प्रदेश जिसमें अनेक क्या होगी, उद्योगों की श्रृंखला होगी, एक ही श्रेणी के समूह की उद्योगों के कारखानों को संकेंद्रण मिलता है जहां अनेक प्राथमिक आवश्यकताओं, चाहे वो जल की सुविधा हो, परिवहन की हो, बैंकिंग की हो, बीमा हो, तकनीक या सामान्य सेवाएं उपलब्ध रहती है, वो जो एक यानी उद्योगों का एक प्रदेश बन जाता है वो बेसिकली औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। तो चाहे हम देखें भारत के अंदर यानी छोटा नागपुर का पठारी औद्योगिक प्रदेश, लो इस्पात की पेटी है, तो लो आधारित से मशीनी निर्माण हो, गटर हो, सरिये हो, उनसे वहाँ उद्योगों की एक श्रृंखला बन गई। इसी प्रकार हम बात करते हैं मुंबई और अहमदाबाद के अंदर कच्चा माल सूती वस्त्र है, वहाँ सूती वस्त्र आधारित विभिन्न उद्योगों की श्रृंखला बन गई, तो वो एक पर्टिकुलर प्रदेश बन गया औद्योगिक प्रदेश। इसी प्रकार यदि अन्य उद्योगों के अंदर देखें कई प्रकार के उद्योग पाते हैं, जैसे अपनी बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है और हुगली और कोलकाता के आसपास कच्चा माल जूट, तो जूट आधारित उद्योगों की श्रृंखला वहां मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत के 80% जूट
वहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं। औद्योगिक प्रदेश से क्या तात्पर्य कि औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र या प्रदेश होता है जहां अनेक उद्योगों की क्या मिलते हैं, श्रृंखला मिलती है, अनेक कारखानों का समूहीकरण मिलता है, केंद्रण मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर यानी कई सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जैसे वहां सस्ती भूमि उपलब्ध होगी, जल की उपलब्धता होगी, परिवहन की उपलब्धता होगी, या बैंकिंग की है, बीमा है, या तकनीकी है, सस्ता श्रम आदि सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है एक ही क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र के अंदर उद्योगों की जो श्रृंखला बन जाती है और एक पर्टिकुलर पर यानी उद्योगों का समूहीकरण मिल जाता है, उसको ही बेसिकली क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो औद्योगिक प्रदेश में रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी सी बात है। औद्योगिक प्रदेश के अंदर यानी एक ही क्षेत्र के अनेक उद्योगों का क्या समूहीकरण मिलता है, केंद्र मिलता है, उसको ही बेसिकली क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां अनेक उद्योगों की श्रृंखलाबद्ध श्रेणियां स्थापित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां यानी सरकार वहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा देती है, चाहे वो जल की हो, चाहे वो परिवहन की हो, बैंकिंग, बीमा, तकनीकी या सस्ती भूमि की उपलब्धता। ये जो क्षेत्र के अंदर विकसित हो जाते हैं वो एक औद्योगिक प्रदेश बन जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं विचलन उद्योग से क्या करते हैं, दूसरा कौन सा है, विचलन उद्योग। क्या तात्पर्य है? यदि हम विचलन उद्योग के अंदर यदि हम देखना चाहें तो अनेक ऐसे उद्योग जिन्हें कहीं पर भी क्या है स्थापित किया जा सकता है। इसकी प्रवृत्ति के कारण ही ऐसे उद्योगों को विचलन उद्योग कहा जाता है। तो विचलन उद्योग से क्या तात्पर्य है कि अनेक ऐसे उद्योग जिन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जाता है, जिसमें कच्चे माल यानी बाजार का प्रभाव नहीं रहता है, यानी उनकी प्रवृत्ति होती है चाहे उसको कच्चे माल के समीप स्थापित किया जाए या बाजार के समीप स्थापित किया जाए या दोनों के मध्य स्थापित किया जाए, वो यानी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, जो भार हाशमान उद्योग नहीं होते हैं। बेसिकली ऐसे उद्योग विचलन उद्योग की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं, अनेक ऐसे उद्योग जिन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, इनकी प्रवृत्ति के कारण जो ऐसे उद्योग हैं उन्हें विचलन उद्योग कहा जाता है। और ऐसे उद्योगों को चाहे बाजार के समीप स्थापित किया जाए, कच्चे माल के बीच स्थापित किया जाए या उनके दोनों के मध्य के अंदर जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो वहां स्थापित किया जाए, तो ऐसे उद्योग यानी जो प्रमुख रूप से अनेक स्थितियों के अंदर कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, उनको विचलन उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक चीज आती है आइसोडोपेन। क्या है? आइसोडोपेन रेखा या आइसोडोपेन से क्या तात्पर्य, ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोडोपेन है क्या। तो इसको हम आइसोडोपेन रेखा भी कहते हैं या आइसोडोपेन से क्या तात्पर्य है, तो इसको परिभाषित हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइसोडोपेन के अंदर देखना चाहें तो आइसोडोपेन को हिंदी में कहते हैं परिवहन लागत रेखा। क्या? परिवहन लागत रेखा। और परिवहन लागत रेखा की बात करते हैं तो परिवहन लागत रेखा एक बिंदुपथ होता है। क्या होता है? एक बिंदुपथ होता है, यानी दो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र के अंदर यानी उद्योग कहां पर स्थापित हो तो उसको कच्चे माल तथा बाजार स्थल को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो परिवहन लागत रेखाएं होती है। तो आइसोडोपेन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिवहन लागत दिखाने वाले बिंदुपथ को क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। क्या? परिवहन लागत दिखाने वाले बिंदुपथ को क्या कहते हैं? यानी आइसोडोपेन कहते हैं। या इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि समान परिवहन लागत दर्शाने वाली जो कल्पित रेखा होती है
उसको क्या कहते हैं, यानी आइसोडोपेन या सम परिवहन लागत रेखा के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। या आइसोडोपेन को हम तीसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि आइसोडोपेन वह रेखा है जो समान कुल व बिंदु पथ को मिलाती है। यानी किसी उद्योग के अंदर यानी मुख्य रूप से परिवहन लागत, यानी कोई भी उद्योग होता है उसको कच्चे माल को यानी उद्योग तक लाने, उद्योग से तैयार माल को बाजार तक लाने के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण यानी क्या है, स्थान होता है। और वेबर ने मुख्य रूप से आइसोडोपेन के माध्यम से यानी इसको पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है। हमने भी इससे पूर्व यानी वेबर का ये सिद्धांत हम इससे पूर्व देख चुके हैं, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हो, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि आइसोडोपेन वह रेखा है जो समान कुल व बिंदु पथ को मिलाती है, उसको आइसोडोपेन कहते हैं। तो आइसोडोपेन समान परिवहन लागत दर्शाने वाली कल्पित रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। या हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिवहन लागत दिखाने वाले बिंदु पथ रेखा को ही आइसोडोपेन कहते हैं। या तीसरा तरीका ये आ जाएगा कि आइसोडोपेन वह रेखा है जो समान कुल व बिंदु पथ को जो मिलाती है उसको आइसोडोपेन कहते हैं। तो ये आइसोडोपेन रेखा या आइसोडोपेन से क्या तात्पर्य, 2 नंबर का प्रश्न बनता है और अब की बार जो एग्जाम है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यानी प्रश्न। इसके बाद औद्योगिक भूगोल के अंदर विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, जापान का हो, या पूर्व सोवियत संघ का हो, या ब्रिटेन का हो, या भारत, क्योंकि औद्योगिक भूगोल के अंदर भारत के औद्योगिक प्रदेशों का भी अध्ययन करेंगे। तो कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत के प्रमुख 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए या उसका वर्णन कीजिए, इसी तरीके से आ सकता है। तो भारत के अंदर देखें तो औद्योगिक क्रांति के बाद भारत के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर अनेक औद्योगिक पेटियों की स्थापना हुई, जिन्हें औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश की यदि हम पर्टिकुलर भारत में देखना चाहें तो भारत के अंदर कई औद्योगिक पेटियों का प्रमुख रूप से यानी त्रिवण देखने को मिलता है। तो यदि हम देखें तो ये आ जाता है या मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, यानी मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। और यह औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का यदि हम देखना चाहें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह औद्योगिक प्रदेश है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी विख्यात है। इसके अलावा यानी इस महाराष्ट्र के दूर दक्षिण यानी इसके अंदर यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा 2 शाखाओं बढ़ जाती है और एक हुगली नदी है जो कोलकाता के आसपास होते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दूसरी औद्योगिक पेटी यदि हम बात करना चाहें कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो प्रमुख रूप से जाना जाता है यानी कच्चा माल जूट और जूट पर आधारित उद्योगों का विकास इस औद्योगिक पेटी की प्रमुख विशेषता है। भारत के अंदर देखें तो भारत विश्व में यानी जूट के उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन निर्यात में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश जूट के निर्यात के अंदर प्रथम स्थान आता है। तो यदि हम देखना चाहें तो कोलकाता हुगली यानी कोलकाता से लेकर हुगली नदी तक सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी
उसके आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर यानी जूट उद्योग का विकास प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये 7 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंदर यानी वर्णन कीजिए। तो यदि हम देखें तो रीसरा से लेकर ठेठ पश्चिम बंगाल तक हुगली नदी के तट के समानांतर 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर यानी जूट पर आधारित उद्योगों की श्रृंखला मिलती है और इसी श्रृंखला के अंदर जूट से टाट पट्टियां हैं, चाहे बोरियां हैं, पैकिंग का सामान है, सजावट का सामान है, दरी है, यानी कई प्रकार के सामान इससे जूट से बनाए जाते हैं। जैसे अपने बोरे हैं, बोरियां, इनसे भी क्या जूट की रस्सियां भी बनती है। तो ये सारी की सारी यानी वस्तुएं हैं यानी इस हुगली पेटी के अंदर प्रमुख रूप से बनती है। और हुगली या कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक औद्योगिक प्रदेश है। भारत का लगभग 80% यानी जूट आधारित उत्पादों का उत्पाद ये कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो प्रमुख रूप से क्या है करता है। इसके बाद यदि हम देखें कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यानी झारखंड और बिहार वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर यानी ये जो पेटी है इस पेटी का नाम है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। क्या नाम है? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर प्रमुख खनिज संसाधन है लौह। तो लौह पर आधारित उद्योगों चाहे वो सरिये का निर्माण हो, गटर का निर्माण हो, चाहे पटरियों का निर्माण हो, चाहे यदि लोहे की विभिन्न प्रकार की मशीनें निर्माण हो, तो उस पर आधारित उद्योगों की श्रृंखला इस छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो झारखंड का संथाल परगना और हजारीबाग रांची जो झारखंड की राजधानी है, इसके अलावा यानी 2-3 जो बिहार के 2 जिले भी प्रमुख रूप से इसके अंदर गया और भागलपुर जिले भी प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। तो यह औद्योगिक पेटी कच्चा लौह पर आधारित, क्योंकि लौह एक आधारभूत उद्योग है जिसमें छोटी से छोटी से लेकर विशाल मशीनों का निर्माण का कार्य यानी लोहे से किया जाता है। तो इस औद्योगिक पेटी के अंदर यानी लौह आधारित औद्योगिक पेटी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और ये क्षेत्र भारत का रूर बेसिन कहलाता है। ये टिप्पणी की आ सकती है भारत के रूर बेसिन, क्यों? जर्मनी का जो रूर बेसिन है वहां लोएस्ट मिल रहा है और यहाँ लोएस्ट मिलता है लोह पर आधारित, यानी चाहे वो लोह इस्पात का निर्माण का कार्य हो, मशीनों का निर्माण का कार्य हो, चाहे यानी सरिये हैं, गटर है, रेल की पटरियों का निर्माण का कार्य इस औद्योगिक पेटी के अंदर जाना जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश कहलाता है छोटा नागपुर का पठारी औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा यानी अन्य औद्योगिक प्रदेशों के अंदर यदि देखना चाहें तो दक्षिण के अंदर विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश भी प्रमुख रूप से इसी प्रदेश यानी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा दक्षिण में जाएं तो बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है, ये भी प्रमुख रूप से क्या है देखना चाहें इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र का उत्पाद भी प्रमुख रूप से इस औद्योगिक पेटी के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम पूछ सकता है। बड़ा प्रश्न आता तो इसके अंदर 2 पर टिप्पणियां पूछी जा सकती है। तो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में रटने की आवश्यकता नहीं, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, इधर कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, इससे ऊपर जाते हैं जो छोटा नागपुर का पठारी औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, दक्षिण में आ जाते हैं तो यहाँ चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर में आते हैं तो विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये तो आ जाता है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। 5वें प्रश्न पर हम डिस्कस करना चाहें विनिर्माण उद्योग क्या है। विनिर्माण उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो सीधी सी बात है, यानी कच्चे माल को यानी मूल्यवान कर उसके उत्पाद में यानी बदल दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं, गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है, तो यानी उसकी मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, यानी कपास है, कपास से रुई बना दी, उससे क्या है, सूती वस्त्र बना दिए, कंबल बना दी, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उत्पाद उससे बना दिए, जिसके कारण कच्चे माल की यानी उपयोगिता और उस कच्चे माल के मूल्य के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो विनिर्माण उद्योग के अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा विकसित होगी, वो क्षेत्र पर्टिकुलर उस देश का विकास उतना ही होगा। कृषि पर आत्मनिर्भरता इससे प्रमुख रूप से कम होगी, गरीबी भी इससे प्रमुख रूप से क्या है, कम इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार विनिर्माण उद्योग वे उद्योग जो कच्चे माल को प्राप्त करके उसके मूल्य के अंदर वृद्धि कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, और जिसके कारण यानी उस कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण आय भी अधिक प्राप्त होती है, और कई लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है, और कृषि पर निर्भरता भी प्रमुख रूप से क्या है, इससे कम होती है। और इसका विस्तार लगभग जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो इससे यानी पूर्व जो 5 से वीडियो जो बनाए उससे पूर्व यानी विनिर्माण उद्योग को विस्तार से यानी समझाया गया है। तो इसके अंदर रटने की आवश्यकता नहीं कि कच्चे माल को यानी उपयोग कर उसके मूल्य के अंदर यानी गुणवत्ता में सुधार कर उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि कर दी जाती है, वो जो उद्योग है विनिर्माण उद्योग है। तो विनिर्माण उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में भी है, विनिर्माण उद्योग मध्यम उद्योग में भी है, और वृहद उद्योगों के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसमें विनिर्माण के अंदर हाथ से भी कार्य किया जाता है, मशीनों से भी कार्य किया जाता है। जैसे मटके बनाने का कार्य विनिर्माण उद्योग के अंदर प्रमुख रूप से आता है। तो ये आ जाता है विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो इसके बाद लास्ट और अंतिम पर्सन पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सकेंद्रण और विकेंद्रण से क्या तात्पर्य है। सकेंद्रण यानी सकेंद्रण और विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण भी इसको प्रमुख रूप से कहते हैं। तो यानी सकेंद्रण मानी चूंकि अपने औद्योगिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक परिघटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर यानी ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है, और जिसके कारण एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक ही केंद्र के अंदर उद्योगों की एक श्रृंखला बन जाती है, तो उसको तो क्या कहते हैं, सकेंद्रण। यानी एक केंद्र बिंदु पर उद्योगों का समूहीकरण की प्रक्रिया है, वो सकेंद्रण कहलाता है। और सकेंद्रण के अंदर पर्टिकुलर एक स्थान पर यानी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो जाती है। जैसे हमने बात की थी, इधर बम्बई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे छोटा नागपुर का पठारी औद्योगिक प्रदेश हो, या इधर हमने डिस्कस किया था कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो जूट भारत का 80% जूट का जो उत्पाद है, विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पाद है, वो पर्टिकुलर किया जाता है इस औद्योगिक पेटी के अंदर। तो वो की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी सकेंद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, सकेंद्रण। तो किसी भी यानी औद्योगिक प्रदेश के अंदर यानी एक ही क्षेत्र विशेष में ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है कि उस क्षेत्र के अंदर उद्योगों की श्रृंखला मिल जाती है, चाहे उनको परिवहन की सुविधा हो, बाजार की सुविधा हो, या उस क्षेत्र में सस्ती भूमि उपलब्ध करवा दी जाती है, बैंकिंग की, बीमा की, जो अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण उद्योगों का एक स्थान पर जमाव हो जाता है, और इसको ही कहते हैं सकेंद्रण। और सकेंद्रण के कई बार दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सकेंद्रण की वजह से वहां यानी पोल्यूशन हो जाता है, वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वहां उस क्षेत्र के अंदर मलिन बस्तियों की स्थापना हो जाती है, और कई प्रकार की समस्याएं यानी स्थापित हो जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि यानी दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है विकेंद्रण।
या विकेंद्रीकरण, इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे हमने बात एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर उद्योगों को नए स्थापित करके यानी दूसरे स्थानों पर आसपास के क्षेत्रों के अंदर उद्योगों को स्थापित करने या औद्योगिक इकाइयों को लगाने की क्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। और विकेंद्रीकरण जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे यानी इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, चाहे भिवाड़ी, उस क्षेत्रों के अंदर यानी वहां की यानी सरकार ने उस क्षेत्रों के उद्योगों में पोल्यूशन को कम करने, परिवहन की व्यवस्था, वहां आवास के अंदर पोल्यूशन की समस्या को निजात कराने के लिए यानी वहां की औद्योगिक इकाइयों को, चाहे नोएडा हो, चाहे मुख्य रूप से गुड़गांव हो या भिवाड़ी हो, उन क्षेत्रों के अंदर एनसीआर क्षेत्र के अंदर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है। या दूसरा यदि हम देखें वहां ट्रांसपोर्टेशन की है, परिवहन खर्च भी उस क्षेत्र में ज्यादा आता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यानी एक क्षेत्र के अंदर जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में उद्योगों की श्रृंखला बन गई थी, उसको अन्य स्थानों पर मुख्य रूप से क्या है स्थापित कर दिया। इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं, यानी ये प्रमुख रूप से मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। इस क्षेत्र के अंदर उद्योगों का विकास एक चरम सीमा पर आ गया। उसके बाद में इससे पास लगा हुआ है अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश। तो अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश में सस्ती विद्युत उपलब्ध होने लगी, सस्ती भूमि उपलब्ध करवाई सरकार ने। उस क्षेत्र के अंदर यदि हम पर्टिकुलर देखें तो उस क्षेत्र के अंदर कपास का भी उत्पाद हो गया, बंदरगाह की सुविधा थी। तो इसकी उपेक्षा यानी अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश के अंदर उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हो गया, यानी इस स्थान से हटकर यानी अहमदाबाद की तरफ उद्योगों की स्थापना हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है केंद्र और विकेंद्रण की प्रक्रिया के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो इसी श्रृंखला में आगे हम कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर एग्जाम बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वर्तमान में जो एमए परिवेश के छात्र जो प्रमोट कर दिए गए उनके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर वाइज उनका विस्तार से अध्ययन अपने कंटिन्यू जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो आगे की जो स्थिति है उसमें एग्जाम भी होने, उसके अलावा यानी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर अपने ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू रहें। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रोसेस के माध्यम से कंटिन्यू प्रोसेस में स्टडी करते रहें। और इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।